नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर जहां पे हम केस सिनेरियोज केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा फ्री कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करने वाला है। तो वो क्वालिटी कंटेंट लेके मैं आपके पास हाजिर हूं। ये हमारा आईसीआई का केस सिनेरियो बुकलेट है, इंटरमीडिएट कोर्स का, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन का, इनकम टैक्स लॉ का। ये हमारा केस सिनेरियो का वीडियो होने वाला है। ये पहला वीडियो है और मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक केस सिनेरियो केस स्टडी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दूं। तो आप लोगों को क्या करना है सर, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस वीडियो को और आपके जैसे 10 स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बच्चों को एक वीडियो है जहां पे मैंने आपको बताया है कि हाउ टू सोल्व केस स्टडी इन एग्जाम, बेस्ट वे टू सोल्व केस स्टडी इन एग्जाम। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा इस केस सिनेरियो को सॉल्व करने से पहले। चलो जी, स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो सॉल्व करना। केस सिनेरियो नंबर 1 आपकी आईसीआई बुकलेट का केस सिनेरियो नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको उस वीडियो में, जिस वीडियो की मैं अभी अभी बात कर रहा था, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी केस स्टडी को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लें। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। शशिकांत जी का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा है। तो सर सबसे पहला रिक्वायरमेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ शशिकांत। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है बच्चा, लिख लिया। फिर बेटा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। दूसरे में पूछा है बेटा टोटल इनकम, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टोटल इनकम बताना है, हमें टोटल इनकम बताना है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा ये आपको रफ में इसी तरीके से लिखने हैं बेटा। तीसरी रिक्वायरमेंट है आपकी अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन शशिकांत हैज ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई टू हिज माइनर मैरिड डॉटर ऑन 1 अप्रैल। अज्यूम करो कि शशिकांत जी ने अपनी प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर दी, यानी बाल विवाह। इफ हिज वाइफ इज अ हाउस वाइफ एंड डज नॉट हैव एनी इनकम, उनकी वाइफ हाउस वाइफ है तो उनका कोई एक्सटर्नल इनकम नहीं है। द माइनर मैरिड डॉटर रिसीव्स द रेंट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, और जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो माइनर मैरिड डॉटर रिसीव कर रहे हैं। वट वुड बी हिज टोटल इनकम इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि ऑल टैक्स रिजीम में उनकी टोटल इनकम पूछी है। मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 नहीं लगेगा, डीम्ड ओनर का सेक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पे लगेगा बेटा 64(1)(a), यानी कि क्लबिंग का प्रोविज़न। क्लबिंग का प्रोविज़न ये बोलता है 64(1)(a) कि अगर आपकी माइनर मैरिड डॉटर भी है, अगर आपने उनको हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, तो जो भी रेंट रिसीव होगा वो उस पेरेंट के हाथ में टैक्स होगा जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा हो। और आपको 1032 में 1,500 रुपये का एग्जम्पशन भी मिलता है। 1032 में आपको 1.5K का एग्जम्पशन भी मिल जाता है। तो सर ये पक्का पक्का वहाँ लेके जा रहा है मुझे। तो थर्ड रिक्वायरमेंट लिख लेता हूँ मैं, थर्ड रिक्वायरमेंट लिख लेता हूँ कि आपको वापस से टोटल इनकम ही बतानी है, बट टोटल इनकम विद क्लबिंग। आपको क्लबिंग के साथ में इस बार टोटल इनकम बतानी है। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4 पे। रिक्वायरमेंट नंबर 4 है मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी एंड कंसल्टेड यू टू कंप्यूट द इनकम अमाउंट ऑफ सेम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 अकॉर्डिंगली हिज टैक्स लाइबिलिटी वुड बी, यानी कि मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी पूछी है। फोर्थ में क्या पूछा है बेटा, फोर्थ में पूछा है मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी, फोर्थ में पूछा है मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी, मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी पूछा है रिक्वायरमेंट नंबर 4 में। बात समझ आ गई। चलो, हमने लगभग 4 मिनट में रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं कितना जल्दी हम सोल्व कर पाएंगे।
Mr. Shashikant, aged 45 years, is an Indian citizen, member of crew member of Singapore-bound Indian ship, engaged in carriers of passenger in international traffic departing from Chennai port on 29th of May 2024. यहाँ पे मिस्टर शशिकांत है, नॉर्मल सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है जो सिंगापुर जा रही है, और वो क्रू मेंबर की तरीके से जा रहे हैं। 29 मई को उन्होंने इंडिया लेफ्ट कर दिया। यहाँ पे बताया है कि उन्होंने शिप ज्वाइन किया है 29 मई को, और शिप को साइन ऑफ किया है 19 दिसंबर को। तो 29 मई से लेके 19 दिसंबर का जो स्टे है वो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो 3 दिन तो हो गए मई के, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कैलकुलेटर अपने पास रखना बेटा। आउटसाइड इंडिया हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया है मेरे बच्चों 205 दिन। 205 दिन अगर आउटसाइड इंडिया हो गया है तो इन इंडिया कितना था बेटा? इन इंडिया कितना होगा? -365। 160 दिन होगा इन इंडिया। अगर ये 160 दिन इंडिया में है, अब यहाँ पे क्योंकि बेटा ये इंडियन सिटीजन है और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, तो केवल पहली कंडीशन देखनी है 182 डेज वाली। अब 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन रेजिडेंट हो गया। तो सर पहले का आंसर आ गया एनआर, पहले का आंसर आ गया एनआर। तो फटाफट से टिक करेंगे बेटा, पहले का आंसर आ गया एनआर। ठीक है, एनआर टिक कर लिया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है बेटा? He stayed in India in the last 4 previous year preceding to the previous year 24-25 for 400 days and 750 days in 7 previous year preceding to the previous year 24-25। सर इस पूरे को कट्टा मार लो, क्योंकि ये दोनों लाइनें तब इंपॉर्टेंट होती जब उसका स्टेटस रेजिडेंट आता। अगर रेजिडेंट आता तो मैं पिछले 7 साल का स्टेटस देखता, बट क्योंकि वो रेजिडेंट है ही नहीं तो ये मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट हो गया। He received salary of rupees 7,20,000 in NRE account maintained with State Bank of India चेन्नई ब्रांच। उसको 7,20,000 रुपये की इनकम मिली है एनआरई अकाउंट में, जो कि वो चेन्नई ब्रांच में मेंटेन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा। मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में जब क्रू मेंबर वाला पॉइंट पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर एनआरई अकाउंट में पैसे मिलते हैं किसी क्रू मेंबर को, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। तो सर ये जो चीज़ है ये एग्जेम्प्ट होगी, ये टैक्सेबल नहीं होगी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद में बेटा उसने और भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन सिंगापुर कंपनी सेम वॉज रिसीव्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर कंपनी ने सिंगापुर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये हो गया बेटा आउटसाइड इंडिया। ये क्या हो गया बेटा? अक्रू आउटसाइड इंडिया। अगर ये अक्रू आउटसाइड इंडिया हो गया तो मुझे बताओ क्या अक्रू आउटसाइड इंडिया एनआर के हाथ में टैक्स होता है? आंसर इज नो। तो यानी कि ये एनआर के हाथ में इंक्लूड नहीं होगा। आगे है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया। क्योंकि ये रिसीव्ड इन इंडिया है इसलिए ये इंडिया में टैक्स होगा। एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। ग्रोस आपको रेंट दे रखा है 3,60,000, तो 3,60,000 का अगर ग्रोस दे रखा है तो इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा अंडर 24A, तो यहाँ पे आंसर आएगा 252। तो सर यहाँ पे टोटल इनकम आ गया 5,02,000। सर ये और ये 5,02,000 विल बी योर टोटल इनकम। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन टोटल इनकम ही था, तो टोटल इनकम विल बी बेटा, टोटल इनकम विल बी 5,02,000। देख लेते हैं आंसर मैच कर रहा है क्या? 5,02,000, यस 5,02,000 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कि मान लो ये रेंट की इनकम बेटी को मिल रही है, अगर रेंट की इनकम माइनर मैरिड डॉटर को भी मिल रही है तो भी क्लबिंग तो लगेगा ही। तो क्लबिंग लगेगा, इसका मतलब 2,50,000 तो आपकी खुद की इनकम है। अब क्योंकि क्लबिंग लग रहा है तो इसलिए यहाँ पे 1,500 रुपये का 1032 में एग्जम्पशन मिलेगा। तो 252 माइनस 1,500 यानी कि आपके हाथ में इनकम क्लब होगी 2,50,000 प्लस आपकी खुद की इनकम थी 2.5 लाख, तो आंसर आ गया 5,05,000 रुपये। 5,05,000 रुपये विल बी योर टोटल इनकम। सी में होगा बेटा 5,05,000 रुपये, यानी कि ए आपका सी में क्या होगा? थर्ड में ए होगा 5,05,000। देख लेते हैं सर ए 5,05,000 500 सॉरी 5,05,000। बाद में पूछा था कि मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी बताओ। अब बेटा यहाँ पे मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी पूछी है। अब देखा जाए तो यहाँ पे टोटल इनकम में तो कोई फर्क नहीं है, टोटल इनकम तो वही है 5,02,000। टोटल इनकम तो 5,02,000 ही है, चाहे आपका ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो। अब बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दिमाग लगा लो या मेहनत कर लो। अगर आप दिमाग लगाओ तो दिमाग क्या लगाओगे कि सर टोटल इनकम तो 5,02,000 ही है। एक बच्चे का डाउट आया, नहीं सर 5,05,000 रुपये है।
अरे गधेड़ा, 5,05,000 तो केवल थर्ड केस के लिए था, केवल थर्ड क्वेश्चन के लिए 5,05,000 था, बाकी तो 5,02,000 ही टोटल इनकम है। अब क्योंकि टोटल इनकम न्यू हो चाहे ओल्ड हो, दोनों में सेम आ रही है, तो आंसर हमेशा न्यू में कम आएगा, न्यू में कम आएगा, न्यू में कम आएगा। आप चाहो तो दोनों करके दिखा देना, लेकिन दिमाग अगर लगाओगे तो आंसर हमेशा न्यू में कम आएगा। जब टोटल इनकम सेम है तो न्यू टैक्स रिजीम विल ऑलवेज गिव लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स। अगर टोटल इनकम सेम है तो न्यू टैक्स रिजीम विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। तो न्यू टैक्स रिजीम में बेटा फर्स्ट 3 लाख पे तो होता है बेटा जीरो, फर्स्ट 3 लाख पे तो हो गया जीरो, पहले 3 लाख पे तो आ गया बेटा जीरो, एक सेकंड रुकिएगा, पहले 3 लाख पे तो आंसर आ गया बेटा जीरो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 2,02,000, नेक्स्ट 2,02,000 पे आंसर आ गया @5%। तो 2,02,000 इंटू 5%, 10,100 रुपये, इस पे लग गया बेटा HSE। सर यहाँ पे आपने रीबेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेटा ये नॉन रेजिडेंट है, जो शशिकांत है वो NR है, इसलिए रीबेट नहीं मिलेगा। तो +4% करेंगे, 10,100, 10,100 +4%, आंसर आएगा 10,500। 10,500 विल बी और मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी। अगर आप चाहो तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी निकाल के देख लेना, आंसर विल बी C, 10,500, 10,500 विल बी दी आंसर। सर ये छोटा सा दिमाग लगा लेते कि अगर ओल्ड और न्यू में टोटल इनकम सेम है तो हमेशा न्यू टैक्स रिजीम में ही आंसर कम आएगा, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये वाला निकाल के दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो MCQ है। अगर सेम क्वेश्चन थ्योरी में आ जाए तो आपको दोनों करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन सेम क्वेश्चन MCQ में आएगा तो दोनों करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। हमने बहुत ही कम टाइम में और केस स्टडी को सॉल्व कर लिया है। आप इन वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये केस सिनेरियो आपको कैसे लगे, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको ये चीज़ें समझ आ रही है ना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये केस सिनेरियो बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए जी, अगले केस सिनेरियो में चल रहे हैं बेटा। केस सिनेरियो नंबर 2 फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। मैं आपके साथ में ये पहली बार ही पढ़ रहा हूँ बेटा, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर 10AA। सर बहुत ही फेमस केस स्टडी है, आप लोगों ने ये पहले भी सॉल्व की होगी, नहीं की तो मेरे साथ अब कर रहे हैं। सर हमें 10AA में एक्सपोर्ट टर्नओवर बताना है, टोटल टर्नओवर बताना है, ठीक है। 10AA के लिए हमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमें टोटल टर्नओवर बताना है एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर बताना है। सर ये चीज़ें आप रफ में ज़रूर लिखेंगे। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, हाउ टू सोल्व केस स्टडी इन द लीस्ट टाइम, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी गाइड किया है आप लोगों को, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके बाद में बेटा सेकेंड रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इफ़ ही शिफ्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम लेता है तो 10AA का डिडक्शन बताना है, यानी सेकंड रिक्वायरमेंट में 10AA का डिडक्शन बताना है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। सर 10AA मिलता ही ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो ये वाला तो कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। सर चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 है, अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली मिस्टर सूरज एस्टाब्लिश्ड SEZ यूनिट एंड बिगेन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2020। कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर असेसमेंट ये 25-26 इफ़ ही शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। यानी कि अगर उसने अप्रैल 2020 में अपनी यूनिट एस्टाब्लिश की है तो आंसर क्या होगा? यानी कि वापस से 10AA बताना है, बस इस बार जो है वो डेट है अप्रैल 2020। चलो तो मतलब इसमें कुछ अलग डेट होगी, पॉइंट नंबर 2 में कुछ अलग डेट होगी, चलो देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है टोटल इनकम। ये अपने 4 क्वेश्चन आपने रफ में लिख लिए, एक पेज लेना पीछे वाला और उसमें रफ में लिख लेना। इतना लिखने के बाद अब केस स्टडी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिस्टर सूरज एजेड 48 ईयर्स फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन SEZ इन मार्च 2018, बिगेन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2018। जब से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तब से देखते हैं ईयर, पहला साल हो गया 18-19, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो सर ये 7th ईयर है, जो हमारा ईयर है वो 7th ईयर है। अब क्योंकि वो 7th ईयर है तो यहाँ पे 50% अलाउ होगा, इतना हमने दिमाग में सोच लिया। इसके बाद है बेटा टोटल सेल दे रखी है 85 लाख, एक्सपोर्ट सेल दे रखी है जो कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हमें मिल गई है
45 लाख, डोमेस्टिक सेल दे रखी है 40 लाख, तो सर इन दोनों का टोटल भी 85 लाख ही आ रहा है, मतलब सब ठीक है। इसके बाद में आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख का, पूरे अंडरटेकिंग का प्रॉफिट है 20 लाख। ये वाली लाइन देखना बेटा, क्या लाइन है, एक्सपोर्ट सेल्स फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25, एक्सपोर्ट सेल्स फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25, एक्सपोर्ट सेल्स फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25, एक्सपोर्ट सेल्स फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25 इंक्लूड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। यानी कि बेटा जो एक्सपोर्ट सेल है उसमें 5 लाख रुपए का आपका फ्रेट इंक्लूड है और इंश्योरेंस इंक्लूड है। तो सर अगर एक्सपोर्ट सेल में 5 लाख का फ्रेट और इंश्योरेंस है तो आपको ये मैंने क्लास में बताया था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड फ्रेट और इंश्योरेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब लॉजिकल है बेटा, अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर से माइनस हुआ है तो टोटल टर्नओवर से भी माइनस होगा ही, क्योंकि बेटा टोटल टर्नओवर का जो टोटल है वो तो टोटल के बराबर ही होगा। सर क्या टोटल टोटल कर रहे हो, ये 40 लाख रुपए डोमेस्टिक है, 40 लाख रुपए हो गई एक्सपोर्ट, तो टोटल भी तो 80 होगी, 80 से ज़्यादा कैसे हो सकती है, इसलिए सर 80 और 40। पहला क्या था, टोटल टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर ही बताना था, तो आंसर विल बी एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर, यानी कि बी वुड बी दी आंसर। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पे पूछा था डिडक्शन बताओ, तो डिडक्शन तो बता ही सकते हैं, डिडक्शन भी निकाल लेते हैं बेटा 10 डबल ए का। तो सर 20 लाख का टोटल प्रॉफिट है जो कि 80 लाख के टर्नओवर के ऊपर है, तो 40 लाख के टर्नओवर के ऊपर हो गया 10 लाख, इसका भी 50% ही अलाउ होगा, तो यानी कि 5 लाख। आपको 5 लाख रुपए का क्या अलाउ होगा बेटा, 10 डबल ए, 5 लाख रुपए का 10 डबल ए अलाउ होगा, क्योंकि ये 7th ईयर है, तो आंसर विल बी 5 लाख, आंसर विल बी डी 5 लाख। सेकंड का आंसर देख लेते हैं, सेकंड का आंसर विल बी डी 5 लाख। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था, थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि अगर ये 2020 में होगा, अगर ये 2020 अप्रैल 2020 में एस्टैब्लिश होगा तो आपका 10 डबल ए कितना आएगा। तो 20 में एस्टैब्लिश होगा तो पहला साल हो गया 20-21, 22-23, 24-25, यानी कि मेरा 5वां साल है। अगर ये मेरा 5th ईयर है तो मुझे 100% अलाउ होगा, यानी कि मेरे एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, यानी कि बेटा यहाँ पे आंसर आएगा 10 लाख। मेरे को अप्रैल 20 में अगर मैंने यूनिट बनाई है तो मुझे 100% डिडक्शन अलाउ होगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, तो आंसर आएगा 10 लाख। देख लेते हैं बेटा, आंसर आएगा 10 लाख। थर्ड का आंसर होगा बेटा 10 लाख ए, आंसर मैच कर लेते हैं। डी, नो डिडक्शन वुड बी अवेलेबल अंडर सेक्शन 10 डबल ए सिंस मिस्टर सूरज हैज़ नॉट बिगन मैन्युफैक्चरिंग टिल। अच्छा एक सेकंड रुकना बेटा, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट की है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट की थी क्वेश्चन नंबर 3 में। अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन मिस्टर सूरज एस्टैब्लिश्ड एसईजेड यूनिट एंड बिगेन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, अप्रैल 2020 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, अप्रैल 2020 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। प्रोविज़न ये बोलता है कि अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद मैन्युफैक्चरिंग की हो तो 10 डबल ए नहीं मिलता। तो सर यहाँ पे करेक्ट करो, यहाँ पे 21 करो, यहाँ पे करेक्शन करो बेटा, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 21 होना चाहिए, दैट इज़ 2021 में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, 21 के बाद होता है तो नील होता है बेटा, तो यहाँ पे गलती लग रही है मुझे, यहाँ पे 21 करो बेटा। ठीक है 21 कर लिया। चलो इसके बाद है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। आपको टोटल इनकम बतानी थी मिस्टर सूरज की। चलो आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ते हैं। ही रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 25,000 रुपये पर मंथ फ्रॉम द कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर ए सैलराइड पर्सन। 25,000 रुपये का उनको रेंट मिल रहा है, 25,000 इंटू 12, तो सर 25,000 इंटू 12 माइनस 30%, तो ये आंसर आ गया बेटा 2,10,000। 2,10,000 का तो हो गया रेंट इनकम। उन्होंने इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से अर्न किया है 12,500। चलो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ बेटा। पीजीबीपी की इनकम हो गई 15 लाख। 15 लाख कैसे आया, 20 लाख की इनकम थी, 5 लाख का 10 डबल ए। फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई 2,10,000। ठीक है, फिर अदर सोर्स में सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है 12,500।
12,500 एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है 5,500। लेकिन आप बच्चों को ये पता होगा कि सेविंग पोस्ट ऑफिस बैंक में आपको 3,500 का डिडक्शन एग्जम्पशन मिलता है, तो यहाँ पे आंसर होगा 2,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 15 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 12,500 प्लस 2,000, ये टोटल आ गया बेटा 17,24,500। अब इसमें से 80 TTA का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि ये रेजिडेंट है, क्योंकि ये रेजिडेंट है, कुछ बोला नहीं है तो रेजिडेंट ही होगा बेटा। क्योंकि ये रेजिडेंट है, नॉर्मल सिटीजन है, तो 80 TTA मिल जाएगा। 80 TTA मिल जाएगा बेटा 10,000 का। 10,000 का 80 TTA मिल जाएगा तो आंसर होगा बेटा 17,14,500। 80 TTA में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो ये सी आंसर होगा 17,14,500। 17,14,500। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने केस सिनेरियो 2 कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी केस सिनेरियो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कंप्लीट केस सिनेरियोज आपको चाहिए DT एंड GST के, तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर मुझे कंप्लीट केस सिनेरियोज अपलोड कर दीजिए। इतना ही नहीं, इसी यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट टैक्स और GST के रिवीजन वीडियोस भी हमने अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, जिसका नाम है DT रिवीजन सीरीज़ एंड GST रिवीजन सीरीज़। तो सर 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, DT रिवीजन सीरीज़ एंड GST रिवीजन सीरीज़। वो दोनों प्लेलिस्ट आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट DT और GST का रिवीजन मैंने करवाया हुआ है, बहुत हेल्प होगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चा, ये ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा हमारे, अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो हमने बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स डिस्काउंट ऑफर किया है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्लीज़ वो बैचेस भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, एंड लाइव टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करनी है तो आप www.huxasea.com विजिट कीजिएगा, वहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाने वाला है। अब की बार, आखिरी बार, इस बार बहुत मेहनत करनी है और हमें एग्ज़ाम क्लियर करके ही दिखाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले केस सिनेरियो के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबक है। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।